चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इवैल्यूएशन मूल्यांकन आपका चैप्टर है जिसमें क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहला, बच्चों को अपन नौकरी के लिए रेडी करें। दूसरा ये बोल रहा है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। थर्ड ऑप्शन है डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। या फिर प्रोवाइडिंग नोट्स टू द स्टूडेंट, छात्रों को नोट्स प्रदान करना। तो बेसिकली अगर हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात करें तो जितने भी क्लासरूम होंगे वो किस तरीके के होंगे, इंक्लूसिव यहाँ पर होंगे, समावेशी यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, बच्चों की जो चिंतन शक्ति है उसका विकास करना, उसको डेवलप करना हमारा मेन टारगेट, हमारा मेन टास्क यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्विक और रैपिड रिवीजन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इवैल्यूएशन चैप्टर का। और ये वाला जो चैप्टर है हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, कौन से भी सब्जेक्ट की अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको मूल्यांकन चैप्टर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेन इंक्लूसिव का मतलब है कि बच्चों की जो थिंकिंग पावर है उसको डेवलप करना। ठीक है, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटकर होते हैं, चिल्ड्रन हु डेविएट कंसिडरेबली फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा हटकर रहेंगे, ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा, असाधारण बच्चे कहा जाएगा। राइट, अब हमारे पास दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल की बात करूँ तो जो बिल्कुल सामान्य बच्चे होंगे, साधारण से बच्चे होंगे, उनको अपन यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, तो एक्सेप्शनल विशिष्ट आवश्यकता वाले में कौन आ जाएंगे, गिफ्टेड भी आ जाएंगे, मेंटली डिसेबल, फिजिकली डिसेबल, सारे बच्चे आ जाएंगे। राइट, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटकर रहेंगे उनको हम लोग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहेंगे। अब देखो इसका एक आप याद रख सकते हो इस चीज़ को कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्मल वन, वो सामान्य बच्चों से हटकर होंगे। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अभी पूछा गया था। ठीक है, द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, इनको आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, फिजिकली हैंडीकैप जो शारीरिक रूप से असक्षम होंगे, मेंटली हैंडीकैप मानसिक रूप से असक्षम यहाँ पर होंगे, और गिफ्टेड यहाँ पर जो होंगे उनको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने दो कैटेगरीज बनाई हुई है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए भी। वो कौन सी दो कैटेगरीज हो सकती है, सबसे पहले वो इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल हो सकते हैं, या इनको आप मेंटली एक्सेप्शनल भी कह सकते हो, जिसके अंदर भी 6 प्रकार की कैटेगरी हो जाएगी। गिफ्टेड हो जाएंगे, बैकवर्ड हो जाएंगे, मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे, अंडर अचीवर हो जाएंगे, और लर्निंग डिसेबल हो जाएंगे। राइट, और मैं फिजिकली एक्सेप्शनल की बात करूँ तो डिफ एंड डम्ब हो जाएंगे, ब्लाइंड हो सकते हैं। डिफ एंड डम्ब मतलब कि जिनको जो बोल नहीं सकते, है ना, जो सुन नहीं सकते, और ब्लाइंड जो देख नहीं सकते हैं, जिनको कम दिखता है। और तीसरे अपने ऑर्थोपेडिकली हो जाएंगे, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो गए, है ना। और अगला वाला चिल्ड्रन विद स्पीच डिफेक्ट, जस्ट लाइक अफेजिया, डिस्फेजिया वाले हो गए, जिनको बोलने संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर हो सकती है। उन सबको हम लोग फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। विविधता के प्रभाव को कम करने का बच्चों का तरीका जो है किस चीज़ की हमें अनुमति देता है। यदि आप डाइवर्सिटी को यहाँ पर कम करना चाहते हैं, ठीक है, क्या बोला गया, देखो अब डाइवर्सिटी के दो तरीके हो गए, एक आप पॉजिटिव वे में भी कम कर सकते हैं, और एक दूसरा जो तरीका होगा वो एक अपन कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये दो तरीके से यहाँ पर हो सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव वे, जिसमें हम लोग मल्टीलिंग्वलिज्म के बारे में बात करते हैं, है ना, हम लोग बहुभाषाईवाद के बारे में कई सारे इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सब जगह हमने ये नाम सुना हुआ है। बहुभाषाईवाद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो मान लो उसका व्यवहार किसी दूसरे बच्चे से काफ़ी डिफरेंट है। जस्ट लाइक कि हम लोग बोलते हैं कि क्लासरूम में मल्टीलिंग्वलिज्म कहीं ना कहीं टीचर को सपोर्ट करता है। टीचर को सपोर्ट करना इन द सेंस कि अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आते हैं, तो वो सब अपने विचारों का आपस में शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, दैट इज़ मल्टीलिंग्वलिज्म। तो ये चीज़ तो अच्छी हो गई, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो वो मुझसे नेगेटिव वे में कुछ चीज़ पूछ रहा है कि आप डाइवर्सिटी को कैसे कम कर सकते हो। तो डाइवर्सिटी को कम करना इन द सेंस कि एक एग्जांपल से आप इसको कंसीडर करें। जस्ट लाइक कि मेरे पास दो टाइप के बच्चे हैं, दोनों का जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट है, जस्ट लाइक कि मदर टंग जो है उनकी वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उन दोनों के लिए कॉमन लैंग्वेज ढूंढनी होगी जिसमें दोनों बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। राइट, तो इस चीज़ को
ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोशलाइज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मुझे मिलजुल बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि वन वे टू मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इज टू अलाउ चिल्ड्रन टू सोशलाइज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करें, सोशलाइज हो जाए, एक दूसरे के साथ वो मिलजुल बढ़ाए, ताकि ये जो डाइवर्सिटी है जो उन बच्चों को आपस में कम्युनिकेट नहीं करने दे रही है उसको क्या किया जा सके, उसको ओवरकम किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, सीसी इज अंडरटेकन, सीसी आरंभ किया जाता है, जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है उसको कब शुरू किया जाता है, 4 टाइम्स इन अ ईयर, एक वर्ष में आप 4 बार कर सकते हो, थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर में आपको करना है, पीरियोडिकली समय समय पर आप करते रहे जब तक आपको आवश्यकता लग रही है, या ट्वाइस अ ईयर, एक वर्ष में आप 2 बार यहाँ पर कर सकते हो। तो सीसी का जो मतलब है सतत व व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि जब भी हमें लगेगा, मतलब पूरे हम लोग बोल सकते हैं पूरे साल भर ही हमको ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है, साल भर ही ये चीज़ करनी है, दैट मीन्स कि मुझे क्या करना है, जब बच्चे ने एडमिशन लिया है और जब बच्चा का पूरा सेशन एंड हो गया तब तक मुझे बच्चे की हर एक एक्टिविटी का मूल्यांकन करना है, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या हो गया कि इसके लिए भी यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए, जिस लाइक आंसर तो ये हो गया पीरियोडिकली, समय समय पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं, बट इसके लिए कुछ पैरामीटर्स कैसे बनाए गए कि आप क्या करेंगे, साल में 4 बार फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट साल में 4 बार होगा, और समेटिव असेसमेंट कब कब करना होगा, साल में 2 बार आपको समेटिव असेसमेंट करना होगा। जस्ट लाइक कि यहाँ पर अगर 6 मंथ का पीरियड रहता है ना, 6 मंथ में आपका पूरा एक सेमेस्टर एंड हो जाता है, जिसमें आपको 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट करने होंगे, FA1 FA2, और लास्ट वाला जो हो जाएगा फाइनल एग्जाम, जिसको हम लोग समेटिव असेसमेंट 1 बोलेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, अगला जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें आपका FA3 हो जाएगा, FA4 यहाँ पर हो जाएगा, और फाइनल आपका समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समय दिया गया है कि इस समय पर आपको क्या करना है, पीरियोडिकली CC को कंप्लीट करना है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन को कंप्लीट करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसका आंसर करिएगा। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए, क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में प्रश्न करना किस प्रकार से एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। ऑप्शंस देखिएगा, इसके ऑप्शंस क्या है। यस, क्या हो सकते हैं आंसर, डेवलप इन एक्टिविटी, क्या बच्चों की एक्टिविटी को वो डेवलप नहीं कर पाएगा, जस्ट लाइक कि क्लैरिफाई सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, क्रिएट इन डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता पैदा करता है, और ऑप्शन नंबर डी है इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, समय बर्बाद करता है। तो हम लोगों को तो ये चीज़ पता है कि अगर बच्चा क्लासरूम में प्रश्न पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव है ना, हम लोग यही देखते हैं ना कि अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं एक्टिव रहकर हमने जो आज पढ़ाया वो बच्चों ने अच्छे से समझा है। तो हम लोग इसमें केवल एक ही पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, और वो भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्लैरिफाई सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको क्या करना, क्लैरिफाई करना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव लग रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न में से क्या कहलाएगी। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है और ये मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन है, मैथ्स पेडागोजी में। अ स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, एक ऐसा गाइड, एक ऐसा स्कोरिंग गाइड जहाँ पर व्यक्ति के सारे स्कोर्स लिखे हुए रहेंगे, जिससे मुझे उस बच्चे की जो क्वालिटी है ना, जो उसकी योग्यता है या उसकी जो गुणवत्ता है उसका एनालिसिस करने को मिलेगा। ये चेकलिस्ट हो सकता है, ये रूब्रिक हो सकता है, ये रेटिंग स्केल हो सकता है, ये इन्वेंट्री यहाँ पर हो सकती है। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे इन्वेंट्री का। अब देखो बाकी सारे ऑप्शन कैसे गलत हुए, क्योंकि चेकलिस्ट तो जस्ट लाइक अ चेक करना, जस्ट लाइक कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है आपने उसको चेक कर दिया, है ना, और बच्चे ने जो है उसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है, नहीं है तो आपने क्रॉस कर दिया, तो एक चेकलिस्ट होती है ना, आप जो भी अपने टास्क कंप्लीट करते जाते उस पर राइट का चिन्ह लगाते जाते, तो वो एक चेकलिस्ट होती है। तो मुझे उसकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं चलेगा, जो ऑप्शंस मेरे पास है ना, कि उसने अटेंडेंस, उसका परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर, उसका क्लासरूम परफॉर्मेंस, तो सिर्फ उस पर टिक लगेगा, एक्चुअल जो जानकारी है वो नहीं मिलेगी।
रूब्रिक्स की बात करूँ तो रूब्रिक्स इज जस्ट अ पैरामीटर, कि यहाँ पर भी आपको कुछ पैरामीटर्स दिए गए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बेसिस पर या तो आप उसको रेट कर सकते हैं या फिर नंबर को कंपैरिजन कर सकते हैं। रेटिंग स्केल भी सेम है, जैसे कि आप कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं तो आप वहाँ पर 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार रेटिंग करते हैं, तो वो जस्ट एक रेटिंग करना, तो उससे मुझे इसकी क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, राइट। अब मैं बात कर रही हूँ इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री के अंदर क्या होगा, इन्वेंट्री के अंदर बच्चों का पूरा साल भर का जो टेस्ट वगैरह दिया है, एग्जाम वगैरह दिया है, उसको क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। तो इन्वेंट्री बेसिकली क्या है, बच्चों का पूरा ओवरऑल जो साल भर का डेटा है उसको कंपेयर कर लेगी। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार रूब्रिक और इन्वेंट्री के अंदर डिफरेंस भी समझ सकते हैं। रूब्रिक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी असाइनमेंट या मूल्यांकन पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जस्ट लाइक कि मुझे उसकी परफॉर्मेंस को या उसके असाइनमेंट को एनालिसिस करना है तो मैं रूब्रिक स्केल का प्रयोग कर सकती हूँ। जबकि इन्वेंट्री उन वस्तुओं की सूची होती है जिन्हें कोई व्यवसाय बिक्री या उत्पादन के लिए रखता है। मतलब जस्ट लाइक कि इन्वेंट्री बेसिकली आपने देखा होगा, जितने भी दुकानदार वगैरह होते हैं, शॉपकीपर वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके कौन से सामान बिके, कौन से नहीं बिके, किसकी सेल बहुत ज़्यादा हो गई, कौन सा बिल्कुल नहीं बिक रहा है, किस पर मार्जिन सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, इन्वेंट्री यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं स्कूल में बात करूँ तो स्कूल में इन्वेंट्री कहाँ पर बनेगी बच्चों के केस में, कि यहाँ पर जब बच्चे का एडमिशन हुआ था तो पूरे साल भर जो भी टेस्ट यहाँ पर हुए हैं, फर्स्ट सेट टेस्ट हुआ है, फर्स्ट मिड सेम हुआ है, सेकंड मिड सेम यहाँ पर हुआ है, बीच बीच में क्लास टेस्ट हो गए, तो उन सारा का ही स्कोर यहाँ पर नोट किया जाएगा और उसका पूरा कंपैरिजन यहाँ पर किया जाएगा, उसकी पूरी तुलना यहाँ पर की जाएगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इन्वेंट्री और रूब्रिक में क्या डिफरेंस है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, ऑथेंटिक असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन विच, प्रामाणिक आकलन, आकलन का कैसा रूप यहाँ पर हो सकता है। प्रामाणिक आकलन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऑथेंटिक प्रोसेस यहाँ पर होगी, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस यहाँ पर होगी, राइट। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से हम लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देखना, छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो कि एक रियल वर्ल्ड का नॉलेज यहाँ पर। दूसरा, छात्रों के परिणामों की तुलना काल्पनिक औसत छात्र से करी जाती है, मतलब एक हाइपोथेटिकल, एक एवरेज स्टूडेंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं, जबकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन तो ये हो गया। तीसरा, छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंडों या सीखने के मानकों के एक निश्चित सेट के विपरीत यहाँ पर माना जाता है। ओके। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरियों, ज्ञान और शिक्षा को कौशल से पहले निर्धारित कर लेता है, मतलब बच्चे की एबिलिटी को उसकी एक्टिविटी से पहले ही डिसाइड कर लिया है। तो ऑथेंटिक ये होगा कि उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हुए चीज़ें हो, है ना। देखना, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म रियल वर्ल्ड टास्क, मतलब एक रियल एग्जाम्पल या उस पर कोई एक्टिविटी या उस पर कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन करने को उसको बोला जाए। तो छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस नेगेटिव तो नहीं, बट ठीक है कुछ इसमें नेगेटिव है और कुछ किसी और टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला तो अपना गलत ही हो गया कि काल्पनिक औसत छात्र से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। और ये वाला जो बोल रहा है कि छात्र प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंड, तो ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की बात कर रहा है। ये 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक नॉर्म होता है जहाँ पर एक बच्चे का दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करके उसका रिजल्ट निर्धारित किया जाता है, और क्राइटेरिया रेफरेंस जहाँ पर पहले से क्राइटेरिया बता दिया गया है कि 60% आए तो बच्चा पास होगा और 60% से कम है तो फेल हो गया, तो हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। तो ये सी वाला स्टेटमेंट क्राइटेरिया की डेफिनेशन है। ठीक है, और ये पहले से निर्धारित कर देना, इसको भी आप वही कह सकते हो कि पहले से निर्धारित कर दिया, मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखना, समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अगर हमसे कोई समावेशी शिक्षण शास्त्र की बात कर रहा है ना, मतलब वही इंक्लूसिव पेडागोजी की बात कर रहा है, तो कंप्यूटर का यूज़ आप ऐसे मोटिवेट द लर्नर, लर्नर को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को फीडबैक देने के लिए, बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए, या फिर इन सभी के लिए, तो डेफिनेटली कंप्यूटर हम लोग हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा।
पूछा क्या गया है, कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है। वही मैं जो अभी आपको नॉर्म और क्राइटेरिया बता रही थी, ये वही वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा मूल्यांकन या विच असेसमेंट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। मतलब मैंने कुछ स्टैंडर्ड जो है वो पहले से डिसाइड कर रखे हैं, है ना। पहले से डिसाइड करने का मतलब वही वाली चीज़ आप समझ लो, एक सिंपल सा एग्जांपल है जो स्कूल टाइम में चलता था। अगर 60% या उससे ऊपर आते मतलब आपका क्या है, फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है। और 60% से नीचे आते मतलब कौन सा डिवीज़न बना है, सेकेंड डिवीज़न बना है, ठीक है। कोई भी हमसे रिजल्ट पूछता है और परसेंटेज कम है बट वो 60 से ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार फर्स्ट डिवीज़न हो गया, है ना। और अगर कम हुआ है तो सेकेंड डिवीज़न से पास हुआ है। 33% से ऊपर आए तो आप पास है और 33% से कम आए तो आप फेल हैं। इस टाइप से अपन एनालिसिस करते थे स्कूल टाइम में, राइट। तो अब हमने क्या कर रखा है, पहले से अपना जो क्राइटेरिया है उसको डिसाइड कर रखा है। पहले से हमने क्या बोल रखा है कि पैरामीटर हमारे पास है, जो बच्चा इस पैरामीटर को 60% के पैरामीटर को पास कर लेगा उसको हम लोग फर्स्ट डिवीज़न कंसीडर करेंगे, और जो नहीं कर पाएगा उसको हम लोग सेकेंड डिवीज़न कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्राइटेरिया है। और अगर मैं बात करूँ नॉर्म रेफरेंस्ड की, तो नॉर्म रेफरेंस पे क्या होता है, एवरेज नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कल आपका टेस्ट लिया गया था, 50 नंबर का वो पूरा टेस्ट था, ठीक है। उसमें मैंने क्या करा, 50 स्टूडेंट ने, 50 नंबर का टेस्ट था, 50 स्टूडेंट ने इस टेस्ट को यहाँ पर दिया, है ना। सारे ही नंबर का मैंने एक एवरेज निकाल लिया कि ऑन एन एवरेज जो स्कोर जा रहा है वो 35 नंबर का स्कोर यहाँ पर जा रहा है। तो उस हिसाब से 35 नंबर को मैंने एक रेफरेंस माना, 35 नंबर को मेरे द्वारा एक आधार माना गया, और उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर सारे ही बच्चों की रेटिंग कर दी, सारे बच्चों को परसेंटेज यहाँ पर दे दिए कि 35 एवरेज आना था, है ना। अब 35 से कम किसी के आए हैं या फिर 20 से कम आए तो वो बहुत ही बिलो एवरेज चला गया। तो काइंड ऑफ मैंने उसी क्लास के एक बच्चे का हाईएस्ट स्कोर ढूंढा, है ना, और उसके बेसिस पर सारे बच्चों का आकलन किया कि देखो ये बच्चा अच्छा स्कोर लेकर आ रहा है तो तुमने इतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं किया। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, नॉर्म रेफरेंस्ड हो जाती है। देखो एक डायग्राम से अपन इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले अपन नॉर्म रेफरेंस की बात करते हैं। मान लो क्लास में आज मेरे 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 6 में से एक जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला है उसका कंपैरिजन जो है ना, उसको देखकर मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स का क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ। किसका स्कोर इतना अच्छा है, मान लो इसी को 40 स्कोर आ गया 50 में से, तो बाकी सारों का एवरेज भी इसी के आसपास होना चाहिए था, राइट। तो आप इसका डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पियर्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन, तुलना यहाँ पर करी जाएगी, ठीक है। अगला देखना क्राइटेरिया रेफरेंस्ड क्या होता है। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड ये होता है कि अपन ने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एक 15 ईयर का कोई भी स्टूडेंट है तो उसकी हाइट जो है इतनी होनी ही चाहिए। अगर 15 साल का बच्चा है या 15 साल की कोई भी लड़की है तो अपन ने एक एवरेज ले लिया, है ना, कि 5 फुट यहाँ पर हाइट होनी ही चाहिए या फिर 4 इतनी होनी ही चाहिए। तो एक क्राइटेरिया पहले से डिसाइड है, उसके बेसिस पर मैं क्लास के हर एक स्टूडेंट को, हर एक गर्ल को यहाँ पर जज कर रही हूँ, है ना। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है। Which of the following is not a part of quantitative prerequisite for continuous and comprehensive development। मतलब मुझसे पूछा तो वही सीसीई के लिए गया है। सीसीई के लिए आप किस चीज़ को मात्रा में कंसीडर नहीं करोगे या फिर क्वांटिटेटिव में कंसीडर नहीं करोगे। अगर वो नंबर नहीं है तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ वैल्यू है ना। नंबर अगर नहीं है मतलब अगर क्वांटिटी नहीं है तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्वालिटी होगी। तो बेसिकली क्लास में या स्कूल में कितने क्लासरूम होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 4 होना ही चाहिए। एक कंडीशन होती है ना, आरटी के अंदर अपन देखते हैं कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर होना चाहिए, है ना, कितने क्लासरूम्स होना चाहिए। तो नंबर, ये नंबर में है मतलब ये क्या है, क्वांटिटी है। इसने क्या बोला है कि कौन क्वांटिटी नहीं होगा। नंबर ऑफ स्कूल, आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके ज़िले में, आपके पूरे शहर में अगर हम लोग बात करें कितने स्कूल है तो ये भी नंबर है, मतलब ये भी क्वांटिटी है। टीचर भी क्वांटिटी नंबर्स में ही आता है, लेकिन करिकुलम नंबर में नहीं होता है। करिकुलम कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, या फिर हिंदी में कहें तो ये गुणात्मक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। इसका आंसर करिएगा, किसका उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों के लिए किया जाता है। मतलब मुझे फॉर्मेटिव भी करना है और मुझे समेटिव असेसमेंट भी करना है। फॉर्मेटिव जो पूरे समय समय पर हम लोग बच्चों का करते हैं, और समेटिव जो भी फाइनल एग्जाम यहाँ पर होगी, जिसको अपन हिंदी में वार्षिक परीक्षा बोलते हैं, राइट। तो दोनों ही चीज़ें करने के लिए किया जाता है। होमवर्क को चेक करने के लिए, इवेल्युएशन ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस, शिक्षक की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, या फिर सेल्फ असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। पूछा क्या गया, कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। हम लोग फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो है दोनों को करने के लिए करेंगे। किसको? पोर्टफोलियो का उपयोग। पोर्टफोलियो का उपयोग हम लोग दोनों के लिए कर सकते हैं, फाइनल एग्जाम में भी कर सकते हैं और साथ ही पूरे साल भर बच्चों का एनालिसिस करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यस, पोर्टफोलियो का प्रयोग दोनों ही जगह यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जो असक्षम व्यक्तियों को दिया जाता है वो अपना स्पेशल नीड होता है ना। स्पेशल नीड एजुकेशन जो होगी, विशेष ज़रूरतों वाली वह शिक्षा है जो किसको दी जाएगी? जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होगा, है ना, रिमोट एरियाज़ में होगा, उनको दिया जाएगा। इंटेलिजेंट पीपल को दिया जाएगा, या फिर जो कॉलोनियल मास्टर्स होंगे, औपनिवेशिक मुखिया होंगे, उनको यहाँ पर दिया जाएगा। तो बेसिकली हमसे बात की गई स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड मतलब जो बच्चे नॉर्मली एजुकेशन को ग्रहण नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस, उनको हम लोग स्पेशल एजुकेशन यहाँ पर देंगे। तो बेसिकली ये किनको मिलेगी? जो भी असक्षम व्यक्ति होंगे उनको यहाँ पर दी जाएगी। जस्ट लाइक कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि जिसको मेंटली डिसेबल है या जिसको बिल्कुल भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसको फिर नॉर्मल क्लासरूम में भी नहीं बिठाया जा सकेगा। तो उसके लिए हमें स्पेशल टीचर्स असाइन करने होंगे। तो स्पेशल नीड एजुकेशन किनको दी जाती है? गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको दी जाएगी यहाँ पर स्पेशल नीड एजुकेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समावेशी शिक्षा वर्तमान में किस आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की रणनीति है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज करंटली इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन द बेस्ट अप्रोच। जो समावेशी शिक्षा है वो हमें सिंपैथी, सहानुभूति आधारित है, वो दान पर आधारित है कि किसी ने फंड हमको दिया है, चैरिटी पर आधारित है, अपेथी उदासीनता पर आधारित है, या फिर अधिकारों पर आधारित है। सो बेसिकली जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हमें किसके बारे में बताती है? वो हमें अधिकारों के बारे में बताती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये हमारे अधिकार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। गुणों का परिमाणन करना और परिणाम की व्याख्या करना, ये मापन के कौन से चरण के अंदर आएगा? है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वालिटीज एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट आर एस फॉलो। ये कौन सी स्टेप्स यहाँ पर हो सकती है? तो बेसिकली मूल्यांकन की क्या होती है? 4 स्टेप यहाँ पर होती है ना। मूल्यांकन या इवेल्युएशन करने की या मेजरमेंट करने की 4 स्टेप्स होगी। अब 4 स्टेप कौन कौन सी होगी आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस डिसाइड करना। तो बेसिकली इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है ना। आपको ये 5 टर्म्स यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऑप्शन में 4 अपन को दे रखी है। मापन का पहला, दूसरा, तीसरा और फाइनल स्टेज यहाँ पर दे रखी है। तो देखना है स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन में हम लोग सबसे पहले लेते हैं सिलेक्शन करना। मापन करना, किस चीज़ का मापन करना? हमारे पास जो भी उद्देश्य अवेलेबल है कि हम लोग जो है मूल्यांकन किस चीज़ का कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों के पास उद्देश्य होना चाहिए, हम लोगों के पास पर्पस होना चाहिए, या इंग्लिश में कहूँ तो हम लोगों के पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ए से मतलब क्या हो जाएगा? एनालिसिस करना। किस चीज़ का एनालिसिस करना या किस चीज़ का विश्लेषण करना? जो अभी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है आप उसका क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप इसको एक सासूजी करके ट्रिक होती है, आप इससे याद कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया? सिलेक्शन किया। किसका? आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है या जिसकी वजह से आप मूल्यांकन कर रहे हो उसका। सेकेंड नंबर पर आपने जो ऑब्जेक्टिव लिया है आपको उसका क्या करना है? और एनालिसिस करना है ना, विश्लेषण करना है। तीसरे नंबर पर फिर से सिलेक्ट करना है। किस चीज़ का सिलेक्शन करना है इस बार? आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पर टेक्निक्स का, कि कौन से तरीके या हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सी विधियों का यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे, है ना। जो भी टेक्निक का आप प्रयोग करेंगे उनका आप क्या करिए? चयन करिए, उनका आप सिलेक्शन करिए। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में आपको उनको क्या करना है? यूज़ करना है, आपको उनको यहाँ पर प्रयोग करना है। और लास्ट जो फाइनल स्टेप हो जाएगी वो उनको क्या करना है? जनरलाइजेशन करना है, आपको क्या करना है? सामान्यीकरण करना है।
सो सिलेक्शन, एनालिसिस, सिलेक्शन, यूज एंड जनरलाइजेशन, ये 5 स्टेप यहाँ पर होती है। और अगर मैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ तो क्वेश्चन ये बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वालिटीज एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट। उस क्वालिटी हमको देखना है, जो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी टेस्ट आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेक करना है, उसको एक्सप्लेन यहाँ पर करना है। तो ये कौन से चरण के अंदर आ जाएगा, देख लो आप एक बार, खुद से समझ लो इस चीज़ को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव का, एनालिसिस ऑब्जेक्टिव का, फिर इवैल्यूएशन टेक्निक, और आपने यहाँ पर क्या किया है, टेक्निक, और यहाँ पर टेक्निक का यूज़ किया, और फाइनल आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये फाइनल स्टेज हो जाएगी, फाइनल मतलब 5th नंबर की स्टेज हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि फाइनल स्टेज के अंदर जनरलाइज किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। ओके, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनमें से टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या आ जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, ऑडियो विजुअल एड्स आ जाएंगे, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, या फिर लैंग्वेज लेबोरेटरीज आ जाएगी। तो बेसिकली टू वे टीचिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, टीचर खुद भी लर्निंग कर रहा होता है, टीचर खुद टीचिंग कर रहा होता है, स्टूडेंट लर्निंग भी कर रहा होता है, और साथ के साथ टीचिंग भी, मतलब एक पीयर थिंग यहाँ पर होती है। सब साथी समूह एक दूसरे के सहयोग के साथ चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका जहाँ पर टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकती है वो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, या फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी हो सकती है। तो लैब इज़ द राइट वे। लैंग्वेज लेबोरेटरी में सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, बच्चे भी टीचर के साथ करेंगे। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी एक सबसे अच्छा माध्यम यहाँ पर हो सकता है, दो तरफा शिक्षण विधि एक सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है लैंग्वेज को सीखने का। जैसे लाइक आप कम्युनिकेशन लैब, वो हिंदी के लिए हो सकती है, इंग्लिश के लिए हो सकती है, संस्कृत के लिए हो सकती है, जो भी हमारी भाषा है उसके लिए लैंग्वेज लैब इज़ द बेस्ट वे, है ना, जिसके थ्रू बच्चा यहाँ पर आसानी से बहुत ईजी वे में लर्निंग यहाँ पर कर पाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए आप एज अ होमवर्क की तरह। इसको हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति को एक चिकित्सकीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग यूज अ प्रोसीजर वेयर द क्लाइंट वॉज आस्क्ड टू इनेक्ट अ रोल ड्यूरिंग द थेरेपेटिक सिचुएशन। जहाँ पर बच्चे को या जो क्लाइंट रहेगा उसको एक रोल प्ले करने को दिया जाएगा। ये कार्ल युंग ने कहा है, कार्ल रोजर्स ने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है, या फिर जॉर्ज केली के द्वारा इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। इसको अब हम लोग इसका एक सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लगभग 60 to 65 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के अंदर आते हैं जो मोस्ट कॉमन है, बहुत टफ नहीं बट मोस्ट कॉमन, जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। शाम को आपका ईवीएस का सेशन रहेगा, ईवीएस साइंस का, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और मॉर्निंग में आपका सीडीपी अपना मैथ्स पेडागोजी का सेशन हुआ था, उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर चेक कर लेना। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।